Hi, this is Muhammad Tausif Kamran. Welcome to you in History at Glance. इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे ए टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रशिया के अंदर एक बैकग्राउंड, एक फेवरेबल कंडीशंस, सोशलिज्म आइडियोलॉजी के लिए क्रिएट हो चुका था और जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे वो वहाँ के फार्मरों के नेचर्स को देखकर, वहाँ के लेबर्स को देखकर ये होप कर रहे थे कि जो फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट है वो रशिया के अंदर बनेगी, रशिया के अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस होगा। हालांकि इस बात को हम लोगों ने देखा कि दो खेमे में लोग बटे हुए थे। एक ऐसे ग्रुप थे जिनका ये मानना था कि रशिया के अंदर फार्मर जो है नेचुरल सोशलिस्ट हैं, कुछ ऐसे जो सिस्टम थे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से उसको लेकर। वहीं एक ग्रुप ऐसा था जिनका ये मानना था कि फार्मर्स जो हैं वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो यूनाइट नहीं हैं और जब भी रेवोल्यूशंस आएगा वो वहाँ के लेबर क्लास के ज़रिए आएगा। लेकिन दोनों आइडियाज़ और दोनों के जो ओपिनियंस थे, इन दोनों को अलग अलग कर या साथ रख कर भी देखे तो एक ही बात निकल कर आती है कि रशिया के अंदर ऐसे फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो चुके थे जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस के लिए आइडियल थे। और इसकी जो पहला साइन कहे या पहला स्पार्क कहे, चिंगारी कहे, हम लोगों को 1905 में देखने को मिलता है। हालांकि ये 1905 का रेवोल्यूशंस फेल हो जाता है, लेकिन इससे इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं होता है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं कि ज़्यादातर जो चर्चा होती है वो फरवरी 1917 के रेवोल्यूशंस की होती है या फिर अक्टूबर रेवोल्यूशंस 1917 की होती है, 1905 के रेवोल्यूशंस की कम होती है। जबकि ये जो इंसिडेंट था, इवेंट था, ये फर्स्ट स्पार्क था सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस का। हालांकि ये फेल कर जाता है लेकिन इसके इम्पोर्टेंस को हम लोग कम करके आंक नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 1857 का रिवॉल्ट हुआ, जिसे हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, वो फेल हो गया। लेकिन फेल होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि उसका इम्पोर्टेंस हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में कम है, बल्कि अगर देखा जाए तो पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान वो एक इंस्पिरेशंस के तौर पर हमारे बीच इस्टेब्लिश्ड रहा। उसके जो हीरोज़ थे, उसके जो नायक थे, चाहे झांसी की रानी हो, वीर कुंवर सिंह हो, बेगम हज़रत महल हो, बहादुर शाह ज़फ़र हो, मौलवी अहमदुल्ला हो, ये सारे जो हीरोज़ थे वो एक क्या कहते हैं आइडियल के तौर पर पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान हमारे साथ रहे। ठीक ऐसी ही बात रशिया के अंदर भी थी। 1905 का रेवोल्यूशन ज़रूर फेल कर गया था, लेकिन ये पहला स्पार्क था रशिया के अंदर रेवोल्यूशन का। तो आज हम लोग इसी रेवोल्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर ये था क्या और कैसे ये हुआ। हम लोग जानते हैं कि 20वीं सेंचुरी में भी रशिया एक ऑटोक्रेसी था, यानी एक राजशाही शासन थी, वहाँ किंग का शासन था और वहाँ के जो किंग थे वो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं था। इट मीन्स कि जार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट, यानी वो पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल नहीं था। हालांकि उस टाइम में रशिया के अंदर कोई पार्लियामेंट भी नहीं था। लेकिन अगर रशिया का कंपेयर करेंगे 20वीं सेंचुरी के अंदर फर्स्ट डेकेड में यूरोप के अदर कंट्री से, तो आप पाएंगे कि यूरोप के अदर कंट्री में, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, वहाँ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी और किंग जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे
पार्लियामेंट के प्रति, और जो पार्लियामेंट लॉ पास करते थे उसी के अकॉर्डिंग वो रूल किया करते थे। लेकिन रशिया के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। रशिया के अंदर जो है पार्लियामेंट था ही नहीं। तब सवाल ये उठता है, वेयर सिटीजन हैप्पी विद दिस? क्या वहाँ के नागरिक ऐसे कंडीशन से खुश रहते रहे होंगे? खुश थे? तो आप भी सोच सकते हैं कि कोई भी खुश नहीं रहेगा, बिल्कुल खुश नहीं रहे होंगे। और जब खुश नहीं थे तो उन्होंने क्या किया? तो उस टाइम के जो खासकर सबसे आगे लिबरल्स आए, जिस लिबरल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पीछे भी, उदारवादियों के बारे में, वो सबसे आए और उन्होंने पूरे रशिया के अंदर एक मुहिम चलाया कि जारशिप जो है, यानी राजशाही जो है, ऑटोक्रेसी जो है, वो रशिया के अंदर ख़त्म होनी चाहिए और रशिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ लिबरल्स ऐसा कर सकते थे, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए लिबरल्स ने अपने इस कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भी पार्टी के लोगों को अपने साथ लिया, और भी पार्टी को अपने साथ लिया। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वर्कर्स पार्टी थी, जिसको शॉर्टली लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी कहते हैं, वो उसको साथ लिया। फिर एक दूसरी पार्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, उसको भी अपने साथ लिया। और ये सारे लोग मिलकर पूरे रशिया के अंदर लोगों को कंसेस करने लगे, उनके बीच रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ को, सोशलिज्म के आइडियाज़ को फैलाने लगे, ताकि वो भी जार के अगेंस्ट यूनाइट हो सके। वो भी क्या कहते हैं, जो ऑटोक्रेसी है रशिया के अंदर, उसके अगेंस्ट खड़े हो सके, उसके अगेंस्ट में खुद को स्टैंड कर सके। लेकिन इसके बावजूद इन सब के अलावा दो और ग्रुप थे जो इन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। एक ग्रुप नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट के बारे में जानते हैं, हु हैज़ कीन लव फॉर द नेशन, जिनके दिलों में या कहे कि जिनको जो है अपने देश से मोहब्बत होती है, उसे जो है नेशनलिस्ट कहते हैं। तो जो नेशनलिस्ट थे, खास करके उस टाइम में नेशनलिस्ट रेफर्स किया जाता है, जो पोलैंड का एरिया रशिया के कब्ज़े में था, उसके अंदर जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, जो पोलैंड के लिए अलग देश चाहते थे और वो जारशाही का भी एंड चाहते थे, तो वो नेशनलिस्ट जो ग्रुप था वो भी इसके साथ था। इसके अलावा एक और ग्रुप था जद्दिस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग जदीदियों कहते हैं। अब कहेंगे ये जद्दिस्ट या जदीदियों क्या है? तो जदीदियों जो है मुसलमानों का एक ग्रुप था, जो मुसलमानों के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाना चाहता था, उनके अंदर रिफॉर्म लाना चाहता था। मुस्लिम रिफॉर्मर्स कह सकते हैं हम लोग कि मुस्लिम रिफॉर्मर्स इन इस्लाम, यानी ये मुसलमानों के अंदर जो भी कुरीतियाँ रही हो या कुछ भी रहा हो, उसके अंदर जो सुधार लाने चाहते थे, वो या यूँ कहें कि वो इस्लाम को रशिया के अंदर मॉडर्नाइज करना चाहते थे, वैसे ग्रुप को जो है हम लोग जुदिस्ट कहते हैं, जदीदियों कहते हैं। तो ये ग्रुप भी जो है इनके साथ था और ये सारे मिलकर जो है क्या कहते हैं, वो ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे। और जब इन लोगों ने कैंपेन चलाना शुरू किया, लोगों को कंसेस करना शुरू किया, तो ऐसे ही टाइम में 1904 में जो बहुत ही उथल पुथल यानी टर्बुलेंट टाइम था रशिया के अंदर, वो स्टार्ट हुआ। ये वो टाइम था जब इकोनॉमी कि रशिया के अंदर कंडीशन जो है वो ख़राब थी। अब कहेंगे कि वहाँ की इकोनॉमी ख़राब क्यों थी? हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि रशिया के अंदर 85% लोग एग्रीकल्चर्स पे डिपेंड करते थे। तो जब 85% पर एग्रीकल्चर्स पर डिपेंड करते थे, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो जीडीपी है, उसका ज़्यादा जो है जीडीपी किस चीज़ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी वजह से, चाहे सूखा पड़ने की वजह से
या फ्लड आने की वजह से या किसी भी वजह से किसी साल अगर फसल ख़राब होती थी तो इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो जाती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर्स ख़राब हो जाती थी। रशिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। तो 1904 में 1904 में वहाँ की इकोनॉमी इस वजह से ख़राब हुई। और एक और भी वजह थी कि उस टाइम में रशिया वार में इन्वॉल्व था जापान के साथ। तो आप जानते हैं कि अगर कोई कंट्री वार में इन्वॉल्व होता है तो उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि उसके जो सारे पैसे हैं वो खर्च हो रहे होते हैं वार को जीतने में। तो वार की वजह से या फसल ख़राब हो जाने की वजह से 1904 में रशिया की इकोनॉमिक कंडीशंस वो बैड हो गई। प्राइस हाइक करने लगा, यानी जो एसेंशियल गुड्स थे या जो ज़रूरतें के सामान थे उनके दाम जो है वो बढ़ने लगे, और इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो रियल वेजेस हैं, वास्तविक वेतन है, उनके अंदर 20% की गिरावट हो गई। 20% जो है वो डाउन हो गया। अब कहेंगे कि रियल वेजेस क्या है, वास्तविक वेतन क्या है? तो वास्तविक वेतन या रियल वेजेस उसे कहा जाता है जिसमें कोई इंसान अपनी ज़रूरत की कितनी चीज़ें वो खरीद सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज किसी को 10,000 रुपया वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है। अगर उसमें उसकी सारी चीज़ें वो पूरी हो जाती हैं, जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की, तो वो उसका रियल वेजेस हुआ। लेकिन कभी ये 10,000, अगर आप 10 साल 15 साल पहले जाएंगे तो ये 10,000 बहुत होते थे और उससे लोगों को बच जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये 10,000 कम पड़ जाते हैं। तो इस तरह से जब महंगाई बढ़ता है और उस रेशियो में अगर किसी की सैलरी नहीं बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो परचेजिंग करने की कैपेसिटी घट जाएगी। और जब ये जितनी भी रेशियो में घटेगी तो वो सारा उसके वेजेस में से वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है उस हिसाब से अगर उसकी सैलरी बढ़ती है तब तो वो उसे क्या कहते हैं मेकअप कर लेगा। लेकिन प्राइस हाइक करता गया और सैलरी हाइक नहीं की तो क्या होगी कि सैलरी में गिरावट आएगी। तो वही चीज़ है जो कि उस टाइम में जो रियल वेजेस थे उनमें 20% की कमी देखने को हम लोगों को मिलती है। जब ऐसा कंडीशंस होता है तो पूरे रशिया के अंदर उथल पुथल मच जाता है। 1904 में या कहें 1904 तक बहुत सारे जो हैं क्या कहते हैं जो लेबर एसोसिएशंस होते हैं, वर्कर एसोसिएशन होते हैं, उनसे बहुत सारे वर्कर्स अटैच होने लगते हैं, उनसे जुड़ने लगते हैं, उनकी मेंबरशिप लेने लगते हैं। 1904 में एक एसोसिएशंस बनता है जिस एसोसिएशन का नाम रहता है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर नाम का एसोसिएशन बनता है 1904 में। और 1904 में ही सेंट पीटर्सबर्ग में एक आयरन कंपनी रहता है जिसका नाम रहता है पुतिलोव आयरन वर्क्स। तो इस असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को पुतिलोव आयरन वर्क्स कंपनी से निकाल देता है। जब उसे निकाल देता है तो इसी इश्यूज़ को लेकर पूरे रशिया के अंदर स्ट्राइक्स हो जाते हैं। खास करके जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हम लोग पहले भी पढ़े कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का है, तो उस एरिया में के जो लेबर्स होते हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। और जो जितने स्ट्राइक पर जाते हैं करीब से अगर सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग का देखा जाए तो 1,10,000 वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। जो स्ट्राइक्स पर जाते हैं उनका एक ही डिमांड्स होते हैं। वो क्या डिमांड्स होते हैं? कि वर्किंग कंडीशंस ठीक की जाए, जो वर्किंग आवर्स हैं उनको घटाकर 8 आवर्स किया जाए,
यानी 8 घंटे का किया जाए, और जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। और इस तरह से धीरे धीरे करके ये डिमांड पूरे रशिया के अंदर फैलने लगता है और स्ट्राइक बढ़ने लगता है। इसी बीच सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गैपोन के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में बहुत सारे मज़दूर इकट्ठा होते हैं। करीब 10,000 मज़दूर इकट्ठा होते हैं और इन सब इश्यूज़ को लेकर वो विंटर पैलेस एक्चुअली में सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जार निकोलस सेकंड का ऑफिशियल रेसिडेंस होता है। इस रेसिडेंस तो सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गैपोन लगभग 10,000 मजदूर का प्रोसेशंस लेकर इस विंटर पैलेस की तरफ चलते हैं। इनका इंटेंशंस होता है जो वर्कर की कंडीशंस है उसको सुधारने के लिए एक मेमोरेंडम किंग को दिया जाए ताकि वो इस कंडीशंस के ऊपर कंसीडर करे। इसीलिए ये जो भीड़ थी जो करीबन 10,000 की थी वो बिल्कुल निहत्ती थी और उनके मुंह पर एक ही बात थी, गॉड सेव अस आवर किंग, कहते हुए वो फादर गैपोन्स के लीडरशिप में जा रहे थे। जैसे ही विंटर पैलेस के पास पहुंचा तो राजा के ऑर्डर से जो पुलिस थी और राजा के पर्सनल जो गार्ड थे कि जिसको कोसैक कहा जाता था, उसने इन भीड़ के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिस वजह से करीब 100 मजदूर मारे गए, या कहें जो प्रोसेशन में शामिल थे, जुलूस में शामिल थे, वो 100 मारे गए। करीब 300 के आसपास वो इंजर्ड हो गए, वो घायल हो गए। और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो संडे का दिन था, इसीलिए इस डे को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, या इसे ब्लडी संडे भी कहते हैं, रेड संडे भी कहते हैं, खूनी रविवार भी कहते हैं। इस तरह से ये तीनों नाम से जाना जाता है। और जिस दिन हुआ उस दिन 9 जनवरी था। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 22 जनवरी। अब सवाल ये उठता है कि 9 जनवरी और 22 जनवरी में सही कौन है? तो सही जो है वो दोनों है। एक्चुअली कैलेंडर का डिफरेंस है। पहले जिस टाइम में ये इंसिडेंट हुआ रशिया के अंदर चला करता था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से उस दिन 9 जनवरी 1905 था, लेकिन 1 फरवरी 1918 ईस्वी में रशिया के अंदर एक नया कैलेंडर जो अभी पूरी दुनिया के अंदर चलता है, जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी था। उसकी वजह यह है कि जो जूलियन कैलेंडर है उससे 13 दिन आगे ग्रेगोरियन कैलेंडर होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी था, लेकिन दोनों ही दिन संडे था। इसलिए ये डेट के बजाय अपने दिन के नाम से ज़्यादा फेमस है, ब्लडी संडे के नाम से, रेड संडे के नाम से और खूनी रविवार के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। जब ये इंसिडेंट हो गया तो पूरे रशिया के अंदर उथल पुथल मर गई और जो प्रोसेशन है, स्ट्राइक्स है, उसकी जो वेव है वो बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक वैसे ही जब आप देखते हैं कि जब हमारे यहाँ जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो लोगों के अंदर एक गुस्सा उभरा और उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो इस गुस्से को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए थे। तो वैसे हुए, एक तो पहले से स्ट्राइक चली आ रही थी, उसके बीच यानी आग में घी डालने का काम ये ब्लडी संडे कर गया और इस वजह से प्रोसेशंस जो है वहाँ और ज़्यादा तेज हो गए। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वॉकआउट कर गए क्लास के,
उनका कहना था कि रशिया के अंदर जो सिविल लिबर्टी है वो है ही नहीं, यानी नागरिक स्वतंत्रता वो है नहीं। इसलिए वो क्लास का वॉकआउट कर गए, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को बंद कर देनी पड़ी। जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। जो एडवोकेट्स थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, यानी जो जिस प्रोफेशंस में थे उन्होंने उसे छोड़ दिया और जो है जार का विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो लेबर्स यूनियन थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संवैधानिक सभा को बनाने का डिमांड करने लगी और उसके लिए सारे लोग मिलकर यूनियंस ऑफ यूनियंस बनाने लगे। जब ऐसे डिमांड्स होने लगे तब जार को मजबूर होकर एक कंसुलेटिव पार्लियामेंट बनानी पड़ी, यानी एक निर्वाचित परामर्शी संसद बनानी पड़ी, जिसको रशिया के अंदर ड्यूमा कहा जाता था। और इस ड्यूमा इस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ जब रेवोल्यूशंस का अर्ली फेज था तो जो क्या कहते हैं लेबर्स यूनियन थे, ये सब फ्रीली काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता चला गया, वैसे वैसे जैसे जैसे इस रेवोल्यूशंस की चिंगारी ठंडी पड़ती गई, वैसे वैसे राजा ने फिर सेंसरशिप लागू करना शुरू किया। और ये जो यूनियंस बने थे, ये पॉलिटिकल्स पार्टी बने थे, इनके ऊपर सेंसरशिप लगाना शुरू किया। इन्हें इलीगल्स जो है डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में सारे यूनियंस, सारे पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब फिर ये पुराने तरीके से, यानी चोरी छिपे सीक्रेटली ही काम करने पर मजबूर होने लगे। वो जो ड्यूमा चुनी गई थी, पहली ड्यूमा 75 डेज के अंदर ही उसे ख़त्म कर दिया गया, उसे डाई कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया। दोबारा से ड्यूमा चुनी गई और उस ड्यूमा को भी 3 महीने के अंदर ही ख़त्म कर दिया गया, यानी उसे जो है क्या कहते हैं उसको ख़त्म कर दिया गया। और दोबारा जो है ड्यूमा का इलेक्शन हो, उसके लिए जो वोटिंग की क्राइटेरिया थी उसके अंदर चेंजेस लाए गए, ताकि जो कंजर्वेटिव यानी राजा के जो सपोर्टर्स हैं उनको ड्यूमा के अंदर बैठाला जाए, और जो डेमोक्रेटिक्स हैं, चाहे लिबरल्स हैं या चाहे रिवोल्यूशनरीज़ हैं, उनको जो राजा के अगेंस्ट करते थे वो उन्हें बाहर किया जाए। और ऐसा ही हुआ। जब तीसरी बार ड्यूमा इलेक्ट हुई तो उसमें ज़्यादातर मेंबर कंजर्वेटिव चुनकर आए और पार्लियामेंट से यानी ड्यूमा से जो है क्या कहते हैं जो रेवोल्यूशनरीज़ थे, जो डेमोक्रेटिक्स थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि जार ये नहीं चाहता था कि उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर्स रहे, उनके ऊपर किसी तरह के क्या कहते हैं दबाव रहे, या किसी के डायरेक्शंस में रहकर जो है उन्हें काम करना पड़े। जो उनकी अथॉरिटी है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस बिल्ड ना हो जो जार की अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। तो इस तरह से एक 1905 के रेवोल्यूशंस ने स्पार्क कर दिया था, लेकिन ये फेल हो गया था। लेकिन इसके परिणाम, इसके क्या कहते हैं जो रिज़ल्ट हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो दूर तक गया। और इसी चिंगारी के सहारे ही हम आगे देखेंगे कि किस तरह से रशिया के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशंस हुए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। थैंक यू।